नमस्कार, मैं राघव कुमार आपका बहुत स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। आज हमें डिस्कस करना है मार्केट में जो इस समय काफी ज्यादा उथल-पुथल चल रही है, काफी उतार-चढ़ाव है और मार्केट पूरी तरीके से बेयरिश फेज में है। अगर हम स्मॉल कैप्स और माइक्रो कैप्स की बात करें तो ये कोई भी लेवल क्रॉस करने के लिए तैयार नहीं है। कुछ दिनों के लिए एक रैली सी दिखती है, ऐसा उम्मीद सी जगती है कि शायद मार्केट में कुछ अच्छा हुआ है, स्मॉल कैप्स ऊपर को गए, लेकिन फाइनली वो वापस नीचे के लेवल्स पे चले जाते हैं। इतनी सी अगर कोई बुरी खबर आती है या इतना सा कोई फियर डेवलप होता है तो स्मॉल कैप्स और ज्यादा प्लंज करते हैं। और मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग इस समय ये एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि जो भी उनके पोर्टफोलियो में है वो 20%, 30%, 40% यानी तक कि 50% तक भी स्टॉक्स माइनस में है। कोई खास रीजन नहीं है। अगर आप कंपनीज की अपडेट्स देखेंगे तो बहुत अच्छी हैं, एक्सपेंशन चल रहे हैं, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग भी अच्छी है और गवर्नमेंट की तरफ से भी जितना सपोर्ट मिल सकता है उतना सपोर्ट मिल रहा है। ये सब कुछ इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज की वजह से है, जो इंटरनेशनल अनसर्टेनिटी बनी हुई है। उधर गोल्ड और सिल्वर के रेट भी बढ़ते जा रहे हैं, साथ ही साथ कॉपर के रेट भी बढ़ते जा रहे हैं। जो इन्वेस्टर्स या जो एनालिस्ट गोल्ड और सिल्वर को स्टॉक मार्केट के साथ लिंक करते हैं तो ये समझ भी सकते हैं कि अगर गोल्ड बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाता है तो स्टॉक मार्केट उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। ऐसे में एक फियर डेवलप होता है कि क्या ये क्रैश कोविड जैसा क्रैश तो नहीं आने वाला, क्या यहाँ पे जो एक बहुत बुरी मेमोरी 2020 की हम सबके दिमाग में है ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। अगर आप 2020 का समय याद करेंगे तो 2018-19 भी कुछ ऐसा ही निकला था। 2018 और 19 में मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए थे लगातार 2 साल तक। उस समय भी अमेरिका में वही सरकार थी जो आज है। उसके बाद 2020 में क्रैश आया था और 2018 और 19 के लॉसेस को और ज्यादा कंपाउंड 2020 के क्रैश ने कर दिया था। लेकिन उसके बाद कोविड क्रैश से जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी निकली, वर्ल्ड इकोनॉमी निकली और यूएस में सरकार भी चेंज हुई, उसके बाद 4 साल तक हम एक जबरदस्त बुल रन में रहे थे, जो कि एक बहुत जबरदस्त बुल रन था। फिर 2025 में हमने गोल्ड में पिछले 50 सालों का सबसे बड़ा ईयरली बुल रन में से एक देखा। तो आज की वीडियो में हमें डिस्कस ये करना है कि क्या इस समय इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम सही है, क्या हम कोविड जैसे एक और क्रैश के मुहाने पे खड़े हुए हैं, यानी कि आने वाले कुछ समय में इस तरह का एक और प्लंज आ सकता है अगर कोई भी और नेगेटिव डेवलपमेंट आता है, और किस तरीके से ऑब्जेक्टिवली हम इस पूरी की पूरी अनकंफर्टेबल सिचुएशन को नेविगेट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि किसी तरह की इन्वेस्टमेंट या डिसइन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है। और आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी याद दिला देता हूं कि अगर आप मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को देखना चाहते हैं, वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, किस तरीके से उनकी मल्टी बैगर जर्नीज रही है, जो ऑलरेडी मल्टी बैगर बन चुके हैं, तो आप मेरी फ्री केस स्टडीज ज्वाइन कर सकते हैं। ये वीडियोस बिल्कुल फ्री होते हैं और इसके अंदर मैं अपने पर्सनल पोर्टफोलियो के अपने पर्सनल सिलेक्शंस कुछ आपके साथ शेयर करता हूं और उनकी मल्टी बैगर जर्नीज आपके साथ शेयर करता हूं कि किस तरीके से कौन से वो फैक्टर्स होते हैं जो सिलेक्शन से पहले देखे जाते हैं, सिलेक्शन के दौरान देखे जाते हैं, और उसके बाद आपके पोर्टफोलियो में वो स्टॉक आने के बाद यानी कि परचेज के बाद कौन से वो फैक्टर्स होते हैं जो इसको एक मल्टी बैगर बना सकते हैं या मल्टी बैगर बनने से रोक सकते हैं। कहां पे इन स्टॉक्स को बेचना चाहिए, कितना होल्डिंग होनी चाहिए, ये सारी की सारी बातें अगर आप सीखना समझना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री में आपके लिए अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में फ्री केस स्टडीज का सेक्शन है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। केस स्टडीज ये पहले भी फ्री थी, आज भी फ्री है और आगे भी फ्री ही रहेंगी। तो चलते हैं आज के टॉपिक पे। मार्केट हिस्ट्री का एक बड़ा अनकंफर्टेबल सा ट्रुथ है कि हर क्रैश से पहले डर जरूर लगता है, लेकिन हर डर क्रैश में नहीं बदलता। 2020 का कोविड क्रैश इतना इंटेंस था कि उसने इन्वेस्टर्स के दिमाग में एक परमानेंट इंप्रिंट छोड़ दिया और हर बार हमें लगता है यार फिर से वैसे ही क्रैश आने वाला है। जब भी ग्लोबल न्यूज टेंस हो जाती है, मार्केट्स वोलेटाइल हो जाते हैं, ये हेडलाइंस डरावनी हो जाती है, तो एक सवाल ऑटोमेटिकली आगे खड़ा हो जाता है, कोविड जैसा क्रैश फिर से आने वाला है क्या? आज की इस वीडियो में उस सवाल को इमोशन से नहीं, डेटा से हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले 2020 को ऑनेस्ट तरीके से समझना जरूरी है। कोविड क्रैश एक नॉर्मल इकोनॉमिक साइकिल का हिस्सा नहीं था, वो एक वंस इन अ जनरेशन या वंस इन मेनी जनरेशंस एक्सोजेनस शॉक था। सोचिए, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी एक साथ बंद हो गई, प्लेन्स ग्राउंडेड थे, फैक्ट्रीज साइलेंट थी, ऑफिसेज, मार्केट्स, मॉल्स सब फ्रीज हो चुके थे। कंपनीज को ये नहीं पता था कि अगले क्वार्टर में बिजनेस लीगली ऑपरेट हो भी पाएगा या नहीं। मार्केट वैल्यूएशन पर रिएक्ट नहीं कर रहे थे, मार्केट सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी को प्राइस इन कर रहे थे। इनफैक्ट वैल्यूएशंस का कोई लॉजिक ही नहीं था। इसलिए 2020 का क्रैश फास्ट था, डीप था, इमोशनली डैमेजिंग था और यही रीजन है कि आज भी वो डर हमारे दिमाग में जिंदा है जिसने भी उस क्रैश को झेला है। तो क्या 2026 में भी वही कंडीशंस मौजूद हैं? अब आज की रियलिटी को देखते हैं कामली। 2026 की वर्ल्ड इकोनॉमी को अगर ऑब्जेक्टिवली देखें, कोई ग्लोबल लॉकडाउन नहीं है, बैंकिंग सिस्टम्स ऑपरेशनल है, सप्लाई चेन्स एडजस्टेड है, डाइवर्सिफाइड है, सेंट्रल बैंक्स एक्सपीरियंस्ड है और अलर्ट है क्योंकि वो एक क्रैश कुछ ही साल पहले झेल के चुके हैं। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस ये साफ कह रहे हैं कि ग्लोबल ग्रोथ स्लो हो रही है, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी स्टॉल नहीं हो रही है। स्लो ग्रोथ का मतलब पेन होता है, बट कोलैप्स का मतलब होता है केओस। आज डेटा पेन दिखाता है, केओस नहीं। फिर मार्केट्स नर्वस क्यों दिख रहे हैं?
बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर कोलैप्स नहीं है तो फियर क्यों? यहाँ 3 स्ट्रक्चरल रीजंस हैं और ये तीनों फैक्ट बेस्ड है। सबसे पहला है लो ग्रोथ हाई अनसर्टेनिटी वर्ल्ड। हाई ग्रोथ क्लैरिटी देती है, लो ग्रोथ कंफ्यूजन देती है। जब ग्रोथ मॉडेस्ट होती है तो अर्निंग्स फोरकास्ट फ्रेजाइल हो जाती है और स्मॉल डिसअपॉइंटमेंट्स भी बड़े रिएक्शन देते हैं। यानी कि अगर जरा सी भी एक्सपेक्टेशन से नीचे रिजल्ट आ जाता है तो एकदम एनालिस्ट को लगता है कि देखिए मैंने कहा था ना कि नीचे रहेगा, अब और गिरेगा मार्केट, अब और गिरेगा, और उस डर में बिकवाली शुरू होती है, वहां से बेचना शुरू होता है और मार्केट नीचे गिरते चले जाते हैं। दूसरा पॉइंट आता है पॉलिसी कम्युनिकेशन का रिस्क रहता है। मॉनेटरी पॉलिसी में एक सिंगल स्टेटमेंट भी मार्केट सेंटीमेंट को बदल के रख देता है। अनसर्टेनिटी अपने आप में वोलेटिलिटी क्रिएट कर देती है। और तीसरा पॉइंट है वैल्यूएशन प्लस रियलिटी गैप। कुछ पॉकेट्स में अर्निंग्स ग्रोथ मॉडरेट है, एक्सपेक्टेशंस एग्रेसिव है। ये गैप वोलेटिलिटी पैदा करता है, ना कि ऑटोमेटिक क्रैश। वोलेटिलिटी का मतलब है कि बहुत तेजी से प्राइस स्विंग होती है, एक रेंज के अंदर प्राइस स्विंग होती है। आदमी को लगता है, इन्वेस्टर को लगता है कि भाई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ एग्रेसिव ग्रोथ होने वाली, उतनी ग्रोथ नहीं आ पाती, उतनी अर्निंग्स नहीं आ पाती, तो ढंग से प्राइसेस नीचे गिरती हैं और यही चीज आपकी वोलेटिलिटी को पैदा करता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि सेंटीमेंट भले ही फ्रेजाइल हो बट एक सिस्टमिक ब्रेकडाउन नहीं आता, यानी कि कोविड जैसा क्रैश नहीं आता। अब हम आते हैं क्लैरिटी के सबसे क्रिटिकल पॉइंट पे। कोविड जैसे क्रैश के लिए 3 एक्सट्रीम कंडीशंस को एक साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली होती है सडन अनप्रेडिक्टेबल एक्सटर्नल शॉक, जैसे कि कोविड में आया था कि अचानक से एक एक्सटर्नल शॉक था जिसका मार्केट से कोई लेना देना नहीं था, बिजनेस से कोई लेना देना नहीं था। एक बीमारी आई जिसने सारी दुनिया को हिला के रख दिया और सारी चीजें स्टैंड स्टिल हो गई। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल शॉक। ये सडन था और अनप्रेडिक्टेबल था, कोई भी इसके बारे में सोच नहीं सकता था कि इतनी इंटेंसिटी के साथ ये आएगा। दूसरा सिस्टम होता है फाइनेंशियल सिस्टम वाइड लिक्विडिटी फ्रीज हो जाए, बैंक्स बंद हो जाए, आपका पैसा निकलना बंद हो जाए, सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो जाए, जो पैसा काम में फंसा हुआ है, आपके बिजनेस में फंसा है, वो भी नहीं निकल पा रहा, यानी कि लेंडर्स और डेटर्स एक दूसरे को पैसा नहीं दे पा रहे, यानी कि पूरा फाइनेंशियल सिस्टम वाइड लिक्विडिटी फ्रीज है। तीसरा पॉइंट होता है जिसका होना बहुत जरूरी है, वो है पॉलिसी मेकर्स का डिले या लॉस ऑफ कंट्रोल। 2020 में ये तीनों बातें एक साथ आई थी। सडन अनप्रेडिक्टेबल एक्सटर्नल शॉक था, फाइनेंशियल सिस्टम पूरी तरीके से फ्रीज हो चुका था और पॉलिसी मेकर्स को एकदम से समझ में नहीं आया कि हमें अब आगे क्या करना है। लेकिन अगर आज को देखा जाए तो लिक्विडिटी टूल्स अवेलेबल है, क्योंकि कोई भी ऐसी फ्रीज नहीं लगा है। पॉलिसी मेकर्स प्रीएम्प्टिव हैं, लगातार सोच विचार चल रहा है, क्योंकि बातें चल रही हैं, घूमना फिरना चल रहा है और नेगोशिएशंस भी चल रही हैं। फाइनेंशियल प्लम्बिंग इंटैक्ट है, यानी कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इस फाइनेंशियल सिस्टम को फ्रीज कर दे या बॉटलनेक कर दे। इसका मतलब है कि रिस्क स्ट्रक्चर आज का 2020 के मुकाबले बिल्कुल अलग है। अगर रिस्क स्ट्रक्चर अलग है तो मार्केट भी अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि वोलेटिलिटी को क्रैश से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। यहीं से हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे कि क्रैश नहीं, वोलेटिलिटी क्यों ज्यादा रियलिस्टिक सिनेरियो है। अब आज का डेटा जो हमें इंडिकेट करता है वो ये कह रहा है कि करेक्शंस तो पॉसिबल है, शार्प ड्रॉडाउन्स भी पॉसिबल है और सेक्टर वाइज पेन भी पॉसिबल है। ज्यादातर ये चीजें डिपेंड करेंगी एक्सटर्नल फैक्टर्स पे प्लस विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ जो आपकी अर्निंग्स चल रही है। लेकिन ब्लाइंड ऑल एसेट कोलैप्स वाला सिनेरियो जो कि हमने 2020 में देखा था, वो सिनेरियो को डेटा सपोर्ट नहीं कर रहा। मार्केट अक्सर क्रैश नहीं करता, मार्केट रोटेट करता रहता है, जिसको हम बोलते हैं सेक्टर रोटेशन। तो यहां से वीक नैरेटिव्स बाहर निकल कर आते हैं और क्योंकि हम सभी कुछ वीकली देख रहे हैं, हम सभी कुछ सेंटीमेंट हमारा दबा हुआ है, तो हम उन नैरेटिव्स को ज्यादा अहमियत भी देते हैं। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स लेकिन यहां पे भी सर्वाइव करती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट कंपनीज के परफॉर्मेंस को गवर्न नहीं करता, बल्कि कंपनीज का परफॉर्मेंस फाइनली स्टॉक मार्केट को गवर्न करता है। तो जिन कंपनीज की बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है वो सर्वाइव करेंगी और आगे बढ़ती जाएंगी। यही कैपिटलिज्म का नेचुरल प्रोसेस है। बात आती है कि सीरियस इन्वेस्टर्स को किन इंडिकेटर्स पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, हेडलाइंस इमोशंस बेचती हैं और इंडिकेटर्स इंफॉर्मेशन बेचते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर्स देखते हैं कि भाई वोलेटिलिटी इंडेक्स क्या है, हम बीआईएक्स देखें या इंडिया विक्स देखें, उससे हमें फियर लेवल का पता चलता है। फिर अर्निंग्स डाउनग्रेड ट्रेंड कैसा है, कोई साइलेंट डैमेज तो नहीं क्रिएट हो रहा है कि किसी पर्टिकुलर कंपनी के किसी पर्टिकुलर सेक्टर की अर्निंग्स लगातार डाउनग्रेड पे जहां पे एक साइलेंट डैमेज क्रिएट हो रहा हो। लिक्विडिटी कंडीशंस कैसी है, स्ट्रेस वर्सेस कंफर्ट में क्या बैलेंस बना हुआ है, ग्लोबल ग्रोथ प्रोजेक्शंस क्या है, साइक्लिक पोजीशन इस समय कैसी है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिसी स्टांस में कितनी क्लैरिटी है, यानी कि कॉन्फिडेंस वर्सेस कंफ्यूजन को अगर हम देखें पॉलिसी वाइज तो वो कितना क्लियर है। क्रैश ओवरनाइट हेडलाइन से नहीं आता, इंडिकेटर्स डिटोरिएट होते होते आता है। यानी कि अगर सारे ही इंडिकेटर्स डिटोरिएट होते चले जाएं, एक साथ होते चले जाएं, तब ये करेक्शन क्रैश में बदलता है। एक पर्टिकुलर हेडलाइन तो वही हो सकती है जो कि सडन अनप्रेडिक्टेबल कोई चेंज हो, जैसा कोविड था, लॉकडाउन लग गया। अगर कोविड भी जब आया था तो मार्केट्स में क्रैश नहीं करा था, जब लॉकडाउन्स लगे थे तब क्रैशेस आए थे। इन्वेस्टर्स के लिए सही सवाल क्या होना चाहिए?
सबसे इंपॉर्टेंट रीफ्रेमिंग यही है कि क्रैश आएगा या नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर वोलेटिलिटी बढ़ी तो मेरा पोर्टफोलियो सर्वाइव करेगा या नहीं। प्रिपेयर्डनेस का मतलब है एसेट एलोकेशन डिसिप्लिन। यहाँ पे आप इमोशनल होकर के, सेंटिमेंटल होकर के, आपको किसी कंपनी का नाम अच्छा लगता है उसमें सारा पैसा इन्वेस्ट करना, ये डिसिप्लिन नहीं है। ये एक बेवकूफी होती है जो कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस ट्रैप में फंस जाते हैं और एक तरह का गैम्बलिंग बायस डेवलप हो जाता है, जहां पे हमें लगता है कि ये कंपनी बढ़ेगी और बिना सोचे समझे हम उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। इसलिए एसेट एलोकेशन डिसिप्लिन का मतलब है प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन। दूसरा, लिक्विडिटी बफर। अगर मार्केट्स और गिरते हैं तो हमारे पास कुछ कैश अगर रेडी है और इन्वेस्ट करने के लिए तो अच्छा है। हालांकि मार्केट का गिरना यहां से कोई तय नहीं है, बट पॉसिबिलिटी हमेशा हर सिनेरियो में रहती है। पोजीशन साइजिंग कंट्रोल, यानी कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या लेवरेज पे काम कर रहे हैं तो बहुत बड़ी पोजीशंस लेना इस समय अकलमंदी नहीं होगी जब तक कि मार्केट्स थोड़ी सी स्टेबिलिटी और शो नहीं करते। ओवर लेवरेज से तो बहुत ज्यादा दूर रहना चाहिए और थीसिस ड्रिवन इन्वेस्टिंग जिसको हम बोलते हैं, जो कि रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टिंग का ही एक पार्ट है। आपकी इन्वेस्टिंग की कोई ना कोई थीसिस होनी चाहिए, यानी कि कोई ना कोई फिलॉसफी होनी चाहिए, कोई ना कोई सोच होनी चाहिए। आप किस तरह का पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं, स्मॉल कैप्स कर रहे हैं, आप माइक्रो कैप्स का बना रहे हैं, मिड कैप्स का बना रहे हैं, लार्ज कैप बना रहे हैं, इंडेक्स बेस्ड इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, क्या है आपकी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी, या जो मन में आया, जो खबर छपी उसके बारे में आप इन्वेस्ट करते चले जा रहे हैं बिना किसी गाइडलाइन के। आपने अपने मेंटली भी कोई गाइडलाइन सेट नहीं कर रखी है, तो ये आपके पोर्टफोलियो को नेगेटिव में जरूर ले जाएंगी ये बातें, भले ही मार्केट कैसा भी परफॉर्म करे। देखिए, क्रैश प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है, रिस्क सर्वाइव करना पॉसिबल है। और रिस्क सर्वाइव करने के लिए जो पॉइंट्स मैंने आपको कहे, इन्हें एक बार फिर से सुन लीजिए, फिर से देख लीजिए, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। कोविड क्रैश एक बुरा हादसा था, लेकिन वो हमारे इतिहास का, हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है। आने वाले समय के लिए कोई भी प्रोफेसी नहीं है। मार्केट डराने के लिए नहीं बना है, मार्केट डिसिप्लिन सिखाने के लिए बना है। आज डेटा ये नहीं कहता कि सब खत्म होने वाला है, डेटा ये कहता है कि बी रियलिस्टिक, बी सिलेक्टिव, बी प्रिपेयर्ड। सीरियस इन्वेस्टर पैनिक नहीं करता, वो प्रोसेस को फॉलो करता है। मैं इस मार्केट कंडीशन के ऊपर और भी डिस्कशन आपके साथ कंटिन्यू रखूंगा और इसके ऊपर मैं कम से कम 1 या 2 वीडियोस और लाऊंगा, जिसमें हम सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, सेक्टर रोटेशन के बारे में बात करेंगे और किस तरीके से रियलिस्टिकली इन साइकिल्स को हमें सर्वाइव करना चाहिए। इसके बारे में अगर आप और इन डेप्थ डिस्कशंस देखना चाहते हैं, खासतौर से किस तरीके से मेरे पर्सनल स्टॉक्स ने परफॉर्म किया था जब लास्ट क्रैश आया था, उसके बाद मैंने किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस किया था, संभाला था और कैसे उन स्टॉक्स से परफॉर्मेंस रहा, तो उसके लिए आप फ्री केस स्टडीज मेरी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में मैं कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वाला हूं, उनकी पूरी डिटेल रिसर्च रिपोर्ट्स के साथ आप सीखना और समझना एक साथ चाहते हैं, यानी कि लर्निंग और अर्निंग एक साथ रखना चाहते हैं कि कैसे रियल लाइफ सिनेरियो में मल्टीबैगर स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाता है, तो आप हमारा मल्टीबैगर गोल्ड प्लान या मॉडल पोर्टफोलियो कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।